मित्रों नमस्कार। संस्कृत गौरव में आप सबका हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आशा करते हैं कि आप सब बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से पढ़ाई चल रही होगी आप लोग की। हम आप लोग को कल हम पढ़ा रहे थे व्यंजन के प्रकार। व्यंजन कितने प्रकार के होते हैं? व्यंजन मुख्य रूप से 3 प्रकार के होते हैं। एक स्पर्श व्यंजन होता है, दूसरा अंतस्थ व्यंजन होता है, तीसरा उष्म व्यंजन होता है और चौथा होता है संयुक्त व्यंजन होता है। जो कि हमारे महर्षि सूत्रों में संयुक्त व्यंजन की गणना नहीं की गई है, लेकिन हम फिर भी रखते हैं। कहीं कहीं हमको मिल जाता है कि संयुक्त व्यंजन को भी उसमें वर्ण के प्रकार में व्यंजन के प्रकार में रखा गया है। तो आइए हम चलते हैं। स्पर्श व्यंजन में कितने वर्ग आते हैं आपको मैं बताया था। कादियो माँ अवसाना स्पर्श, क से लेकर म तक जितने भी हमारे व्यंजन हैं वो सब क्या है? स्पर्श व्यंजन हैं। पर क से लेकर म तक हमारे 5 वर्गों में विभाजित है। मैंने आपको बताया था कि 5 उदित हैं। 5 क्या हैं? उदित हैं। प्रत्येक वर्ग का पहला अक्षर जो होता है वह उदित कहा जाता है। जैसे क से लेकर अंग तक क वर्ग है, इसको हम कु कहते हैं। कु हमारा क्या है? उदित है। ठीक। ऐसे च वर्ग कहते हैं च छ ज ज, ट कहते हैं ट ठ ड ढ, और त कहते हैं त थ द ध न। उसी प्रकार से हम प फ ब भ म प वर्ग के अंतर्गत ये आता है। तो हमारे स्पर्श व्यंजन 5 वर्गों में क्या होगा? विभाजित है। और अंतस्थ होता है यड़ो अंतस्था। अंतस्थ व्यंजन जिसको कहते हैं यड़ो अंतस्था। यड़ प्रत्याहार के अंतर्गत जितने भी वर्ण आते हैं वे क्या होते हैं? अंतस्थ व्यंजन होते हैं। यड़ के अंतर्गत हमारे या आता है, वह आता है, र आता है और ल आता है। इसको हम अर्ध स्वर के नाम से भी जानते हैं। इसको हम क्या करते हैं? अर्ध स्वर के नाम से भी हम इसको जानते हैं। और अगला है ऊष्म व्यंजन। ऊष्म व्यंजन होता है सल उष्माण। सल उष्माण ये सूत्र है, सल उष्माण। ऊष्म व्यंजन होता है सल उष्माण, जिसके अंतर्गत स ख स ह ये 4 वर्ण क्या है? आते हैं। किसके अंतर्गत? ऊष्म व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। अगला है संयुक्त व्यंजन। संयुक्त व्यंजन में बताया था 3 वर्ण जो होते हैं वो संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। क, छ, त्रंग और ज्ञा। ये 3 वर्ण जो है हमारे क्या हैं? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आते हैं। तो आइए हम बिना देरी करते हुए हम आगे चलते हैं। आगे आता है कि अयोग वाह। हम यहाँ तक का तो कल ही पढ़ाए थे, लेकिन आपको रिवीजन करने के लिए बता दिए अयोग वाह। अच्छा, अयोग वाह किसे कहते हैं बताइएगा? अयोग वाह किसे कहते हैं? ऐसे वर्ण जिसका प्रयोग न तो वर्णमाला क्रम में हुआ है और न ही महेश्वर सूत्रों में हुआ है। ऐसे वर्ण जो हुए क्या होते हैं? अयोग वाह होते हैं। फिर सुनिएगा, ऐसे वर्ण जिसका प्रयोग न तो वर्णमाला क्रम में हुआ है और न ही महेश्वर सूत्रों के अंतर्गत हुआ है, तो ऐसे वर्ण जो होते हैं वो हमारे अयोग वाह होते हैं। इनकी संख्या कितनी होती है? 4 होती है। पूछ लेता है अयोग वाह कितने होते हैं, तो आप क्या बताएंगे? 4 बताएंगे। ठीक। कौन कौन होता है? नंबर 1 होता है अनुस्वार। नंबर 1 क्या होता है? अनुस्वार। और नंबर 2 जो होता है विसर्ग। विसर्ग नंबर 2 क्या होता है? विसर्ग। और नंबर 3 जो होता है आपका, नंबर 3 जो है आपका जिह्वा मूली होता है। जिह्वा मूली होता है। और नंबर 4 जो होता है उपधमानी होता है। क्या होता है? उपधमानी होता है।
तो अनुस्वार कितने प्रकार के होते हैं? अनुस्वार 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 होता है आपका, सॉरी, अयुग्वाह कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 अनुस्वार, नंबर 2 विसर्ग, नंबर 3 जीवमूली, नंबर 4 उपदमानी। ये आपके 4 क्या है? अयुग्वाह है। इसकी गणना न तो वर्णमाला क्रम में हुआ है और न ही माहेश्वर सूत्रों में ही हुआ है। ठीक, अब अनुस्वार क्या होता है? अनुस्वार क्या होता है जानना जरूरी है। अनुस्वार हम इस सबको मिटाते हैं, आगे चलते हैं, आपको हम बताते हैं कि अनुस्वार क्या है। अयुग्वाह के अंतर्गत ये सब जो परिगणित हैं इनके बारे में आप लोग को बताते हैं। बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रश्न इसको हिंदी में भी पूछ लेता है और संस्कृत में भी पूछता है। अनुस्वार, अनुस्वार ये 2 होते हैं। अंग, एक अंग होता है? अंग अह, सुना होगा आपने नाम, अंग अह। तो ये एक सूत्र होता है कि अह इत्यच परा अनुसार विसर्गो। एक सूत्र होता है, लिख दें, अंग अह इत्यच परा अंग अह इत्यच परा अनुस्वार विसर्गो। विसर्गो ये सूत्र होता है। ये क्या होता है? सूत्र होता है। इसका मतलब क्या होता है? अंग अह जो है अच के बाद, पर अगर अच के बाद अगर हमको अनुस्वार और विसर्ग मिलता है ना, यदि अच के अंग अह, ये अच है, अंग अह के बाद ना ये क्रमशः जो आते हैं वही क्या होते हैं? आपके अनुस्वार और विसर्ग होते हैं। कैसे? इसको हम क्या करते हैं, किसी शब्द के ऊपर बिंदु की तरह होता है, ऐसे चंद्र बिंदु की तरह। ऐसे ये क्या है? आपका अनुस्वार होता है। समझ लीजिएगा, अनुस्वार इसे को करते हैं और इसको क्या करते हैं? ये आपका विसर्ग होता है। क्या होता है भाई? विसर्ग होता है। समझ आया? अब हम चलते हैं इसी क्रम में, इसके बारे में विशेष रूप से आपको हम बताते हैं कि जैसे हम बालकम लिखा रहता है, ध्यान दीजिएगा, बालकम उदाहरण देता हूँ, ज्यादा लिखाएंगे नहीं, सिर्फ समझ आएंगे। बालकम लिखा है, बालकम लिखा है, इसमें देखिए ये जो बिंदु है ना, ये बिंदु, इसी को हम क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। क्या कहते हैं? अनुस्वार कहते हैं। इसे रामम लिखा है, रामम, इसमें भी जो बिंदु है वो भी क्या है? अनुस्वार है। क्या है? अनुस्वार। कोई दिक्कत? ठीक है, अब आगे चलते हैं। तो जैसे राम लिखा, जैसे बालका लिखा रहता है, बालक ना, तो या राम, हाँ, जैसे वर्ड बहुत से लिखे रहते हैं, इसमें जो ये 2 हैं विसर्ग, इसी को हम क्या करते? 2 बिंदु को हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं? विसर्ग कहते हैं। तो अनुस्वार का जो होता है उच्चारण स्थान क्या होता है? अनुस्वार का क्या उच्चारण स्थान होता है? कल हमने पहले क्लास में हमने आपको क्या किया था? बताया था। क्या अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होता है? बताइएगा। वेरी गुड। नासिका
अनुस्वारस। क्या होता है? नासिका अनुस्वारस। हमने आपको बताया था अनुस्वार का उच्चारण स्थान क्या होती है? नासिका होती है। एक सूत्र और भी बताया था ना, क्या विसर्ग का उच्चारण स्थान क्या होता है? तो आपको हमने ये बताया था कि अकुह, अकुह विसर्जनीय, विसर्जनीय नाम कंठ। क्या? कंठ। अकुह विसर्जनीय नाम कंठ। एक सूत्र हमने आपको बताया था। तो आपका ये विसर्ग जो है, ये विसर्ग, इसका उच्चार स्थान क्या होता है? कंठ होता है। कोई दिक्कत? आगे चलते हैं। जहां भी आपको कोई समस्या हो आप अवश्य पूछिएगा। और जो भाई हमारे वीडियो देख रहे हैं, अगर उनको कहीं दिक्कत होती है तो कमेंट के माध्यम से वे प्रश्न पूछ सकते हैं। नहीं तो 2 बार 3 बार वीडियो को देखेंगे तो खुद ही उनको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है। ये कोई डाउट उनके दिमाग में रहेगा ही नहीं। हम सारे डाउट को क्लियर करके क्या करते हैं? आगे चलते हैं। क्योंकि हम भी चाहते हैं कि बच्चे के अंदर कोई मतभेद किसी प्रश्न को लेकर के न रहे। आगे चलते हैं। तो अगला आता है आपका जिह्वा मूली। जिह्वा मूली, मूली ना। अगला आता है जिह्वा मूली। जिह्वा मूली वर्ड आपको हमने बताया था क्या होता है? 2 ही वर्ड हैं, क और ख। क ख क्या होती है? आपके जिह्वा मूली होते हैं ना। क ख क्या होते हैं? आपके जिह्वा मूली होती है। ये बिल्कुल किस तरीके से होते हैं? एक सूत्र होता है ककाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग। एक सूत्र होता है ककाभ्याम प्राग अर्ध विसर्ग। समझ? तो मतलब ये होता है, ये बिल्कुल विसर्ग सदृशो जिह्वा मूल्य, विसर्ग सदृशो जिह्वा मूल्य है सूत्र होता है संस्कृत में। ये बिल्कुल क ख जो होते हैं अर्ध विसर्ग ना। जैसे इसका चिन्ह क्या होता है जिह्वा मूली का? जानते हैं? ऐसे लिखा, ये ऐसे ऐसे, ये आपके जिह्वा मूली होते हैं। चिन्ह इसका यही है, ध्यान दीजिएगा। कभी कभी पूछता है हिंदी में कि जिह्वा मूली का चिन्ह कौन है, क्या है। ऐसे प्रश्न आपको हिंदी में भी पूछ लेते हैं। तो आप ये भी जानते रहिए इसका प्रयोग कब होता है। क से पहले होता है या क से बाद में होता है? ख के पहले होता है या ख के बाद में होता है? आप लोग बताइएगा, क्या जानते हैं आप? क के पहले होता है, यहाँ लगता है, यहाँ लगेगा, नहीं लगेगा? अच्छा, जानते हैं आप लोग। मतलब क से पहले लगता है। ख अगर हम लिखे हैं यहाँ ख, इसके पहले यहाँ लगेगा, यहाँ लगेगा, यहाँ नहीं। अच्छा, यहाँ लगेगा। ठीक, बहुत अच्छा, आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। तो क से पहले जो ये अर्ध विसर्ग की तरह लगा हुआ है ना, ये आपके क्या है? जिह्वा मूली चिन्ह है ना। अब देखिएगा, हम आगे चलते। जैसे कभी कभी एग्जाम्पल एक देख लीजिए। जैसे एग्जाम्पल जैसे लिखता है कि बालको क्रीडति। एग्जाम्पल है कि बालको बालक बालका बालका सॉरी बालक बालक क्रीडति। एक एग्जाम्पल है बालक
क्रीडति। अब इसमें क्या है, इसके पहले हम क्या करते हैं, यहाँ विसर्ग है, उससे हमसे लेना देना नहीं है ना। इसमें हम क्या करते हैं, एक क के पहले हम क्या करते हैं, जीवा मूली चिन्ह लगा देते हैं। ये आपका जीवा मूली है। इसी प्रकार से और भी हम एग्जाम्पल देखेंगे। बालक खेलति, क्या देखेंगे, बालक खेलति। बालक क्या करता है, खेलता। इसके पहले भी हम क्या करते हैं, ऐसे ना, बालक खेलति। बालक क्या करता है, करता है। जब इसको हम ये लगाएंगे तो ये हमारा विसर्ग क्या होगा, हट जाएगा। ये भी विसर्ग क्या होगा, हट जाएगा। ओ सॉरी, ये विसर्ग क्या होगा, हट जाएगा। सिर्फ क्या रहेगा, जीवा मूली चिन्ह बचा रहेगा। क्योंकि इसके पहले यहाँ विसर्ग था, यहाँ विसर्ग था, यहाँ भी विसर्ग था। जब हम जीवा मूली चिन्ह का प्रयोग हम इसमें कर दिए तो ये विसर्ग हमारा क्या होगा, हट जाएगा। इसमें भी हमने क्या कर दिया तो ये भी विसर्ग हमारा क्या होगा, हट जाएगा। कोई दिक्कत, ठीक। आगे चलते हैं, अगला है उपध्मानी। बहुत जल्दी अब खत्म करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबा हो रहा है। हम चाहते हैं कि आप लोग को कम समय में ज्यादा मैटर प्रोवाइड करा दें, जिससे कि आप कम समय में ज्यादा कुछ सीख लें। अगला है उपध्मानी। उपध्मानी, उपध्मानी वर्ड क्या होते हैं, कौन कौन है बताइएगा। प और फ। प फ जो है आपके क्या है, उपध्मानी है ना। प फ क्या है आपके, उपध्मानी होती हैं। हाँ, एक चीज मैंने भूल गया कि जीवा मूली जीव क्या होता है, इसका उच्चारण क्या होता है, ये कहाँ से होता है इसका उच्चारण। जीवा मूली का जो होता है उच्चारण, वह कंठ से भी निचले भाग से होता है। यह मूल माने होता है जड़, जीवा की जड़ से ना, समझ रहे ना, मूल माने जड़। किसका जड़, जीवा की जड़। समझिएगा, जीवा मूली मतलब ऐसे कहें, जीवा मूली, जीवा के जड़ से जो वर्ड निकल रहे उसी को हम क्या कह रहे हैं, जीवा मूली कह रहे हैं ना। तो उसका उच्चारण स्थान जीवा मूली होता है, जो कि कंठ के निचले भाग, कंठ से भी निचले भाग से क्या होता है, वह उच्चरित होता है। कौन कौन से, क और ख, दो ही वर्ड हैं। अगला है आपका उपध्मानी। उपध्मानी, उपध्मानी में क्या आता है, प और फ आता है ना। ये भी क्या होता है, आधे विसर्ग के समान होता है। किसके समान होता है, आधे विसर्ग के समान होता है। ऐसे इसको भी हम क्या कहते हैं, उपध्मानी कहते हैं। सेम है, दोनों का प्रयोग अलग अलग है। ये प के पहले लगता है और फा के पहले, क और ख के पहले लगता था। क और ख के पहले जो ये लग जाता था उसको हम जीवा मूली कहते थे, लेकिन ये प और फ के पहले है इसलिए इसको हम क्या कहेंगे, उपध्मानी कहेंगे। कोई दिक्कत, समझ आ रहा ना। अच्छा ठीक है, इसका उच्चारण स्थान क्या होता है उपध्मानी का, बताया था हमने पहले वीडियो में ही बताया था, ध्यान दीजिएगा। पढ़े नहीं है फिर से देखिएगा उसको जाकर के। पहले हमने बताया था, उच्चारण स्थान बताया था पहले ही कि उपध्मानी, उपपध्मानीयानाम ओष्ठव, एक सूत्र होता है। क्या होता है, उपपध्मानीयानाम ओष्ठव। तो उपध्मानी का उच्चारण स्थान क्या होता है, ओष्ठ होता है। क्या होता है, ओष्ठ होता है। कोई दिक्कत, हमने आपको ये भी प्रश्न नहीं छोड़ा है, जितने भी प्रश्न बनेंगे सब। इसके बाद हम जैसे ही वर्णमाला क्रम खत्म करेंगे ना, वैसे आपको हम इससे संबंधित सारे प्रश्न लाकर आपको देंगे, जो एग्जाम के दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होंगे। ऐसे प्रश्न रखेंगे जो आप कभी सोचे नहीं होंगे कि हाँ ये तो किसी किताब में मिला ही नहीं था।
लेकिन परीक्षा में अवश्य ये प्रश्न क्या होंगे, पूछे जाएंगे। तो अगर आगे हम चलते हैं तो आता है एक छोटा सा है, खत्म कर रहे हैं इसको हम। जैसे कार और ईफ प्रत्यय जुड़ता है। कार और ईफ क्या होता है, कार और ईफ प्रत्यय। देखो व्याकरण शास्त्र में, संस्कृत व्याकरण में कार और ईफ का बहुत बड़ा महत्व है। जैसे क के पहले जुड़ गया, क प्लस कार बराबर क्या हो गया, ककार ना। ख के पहले जुड़ गया ना, ख प्लस कार, ख के बाद जुड़ा, ये बन गया क्या, खकार ना। उसी प्रकार रेफ जो होता है, र में इफ जुड़ गया, ये क्या बन गया, रेफ हो गया ना। कहते नहीं आकार, आकार उत्तरवर्ती, इकार नहीं पूछता है। जैसे हरि में कौन सा है, हरि जैसे ये क्या है, इकार, इकार उत्तरवर्ती। जैसे बालक है ना, बालक क्या है, बालक कौन सा, आकार, कौन सा शब्द, आकार ना। उसी प्रकार से ये भी होते हैं। जैसे रेफ मतलब रेफोत्तरवर्ती, रेफोत्तरवर्ती शब्द आते हैं, आपको हम आगे बताएंगे। अब उसमें आता है एक आपके अगला है, लास्ट है, जैसे पदक्रम होता है, आनपूर्वी पदक्रम, आनपूर्वी या पदक्रम ना। पदक्रम क्या होता है, आनपूर्वी क्या होता है, दोनों में कोई अंतर नहीं है, सेम होते हैं। आनपूर्वी पदक्रम जो क्रमशः, जैसे कोई एक नियम के तहत आते हैं। जैसे बालक होता है ना, लिखा रहता है बालक, क्या होता है, बालक लिखा है ना। अब इसको अगर इसमें पदक्रम कैसे जोड़ेंगे ऐसे मिलेगा। इसमें आ है ना, आ ना प्लस इसको तोड़ेंगे, इसका ला निकालेंगे, आ निकाल लेंगे इधर, फिर प्लस का लिखेंगे, ये हलंत हो जाएगा, इसका आ बाहर ले लेते हैं ना। अब ये क्या है आपके, सबको मिलाकर ये बालक, इसी को हम क्या कहते हैं, पदक्रम करते हैं। इसी को हम क्या कहते हैं, पदक्रम करते हैं। कोई दिक्कत, ठीक। ये आनपूर्वी और पदक्रम होते हैं। जितने भी प्रश्न आपके व्यंजन से संबंधित थे, हमने आपको बहुत अच्छे से बता दिया है। अगर फिर भी कोई आपको डाउट होता है तो आप अवश्य कमेंट करके आप प्रश्न पूछ सकते हैं। ये फिर अगर आपको बहुत अच्छे से समझ में आया है वीडियो, तो अवश्य लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करिएगा, क्योंकि हम बड़े मेहनत से हम लोग आप लोग के लिए ये शिक्षण सामग्री प्रस्तुत कराते हैं। गर्मी में पसीने में, चाहे जैसे आप लोग को पढ़ाने के उद्देश्य से, आपके हित के लिए हम लोग प्रयत्न रहते हैं। इसलिए आपका भी दायित्व बनता है कि अपने मित्रों के साथ, दोस्तों के साथ शेयर करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन जरूर दबाएं। धन्यवाद।